अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोगों ने अपने इसकी करंट अफेयर्स की सीरीज का मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 साल के करंट अफेयर्स करेंगे। 2020 के, 21 के, 22 के और 23 के, मतलब 4 साल से एक तरह से 4 साल के हम जो है वो करंट अफेयर्स देखेंगे। एफपीएससी की तरफ से रिकमेंडेड 2 साल के हैं कि आप 2 साल के देखें, बट हम 3 साढ़े 3 साल के देख लेंगे ताकि 2020 को स्टैंडर्ड मानते हुए हम आगे जो है वो चलेंगे। तो 3 साढ़े 3 साल के करंट अफेयर्स जो है वो हम लोगों ने देखने हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा करंट अफेयर्स के, जो कि सन 2020 में से होंगे, बट उनको इस तरीके से मोल्ड करूंगा कि जो चीज अभी करंट चल रही है उसके हिसाब से देख लें, और जो उस वक्त चल रही थी उसके हिसाब से भी हम उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो बेटा पहला सवाल ये है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो है वो 2023 में कौन सा है? उस वक्त भी वही था, अब 2023 में कौन सा है? क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक की बात हो रही है तो फिर 2020 को अब क्या करना है, याद रखिए। सबसे बड़ा बैंक जो था वो है बेटा आईसीबीसी, इंडस्ट्रियल, आईसीबीसी मैं इसको लिख रहा हूँ, ये बेसिकली एब्रिविएशन है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। इसके बाद जेपी मॉर्गन, अमेरिकन बैंक है, वो आता रहता है, बट ये आगे पीछे मूव करते रहते हैं। बट अभी जो है वो बीजिंग के अंदर जो है वो आपका आईसीबीसी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, नंबर 1 पे आता है। बेटा चाइना की करेंसी भी लगे हाथ आप मुझे बता दें कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी जो है वो युआन है, या रेनमिनबी जो है, ये भी चाइनीज करेंसी जो है वो कंसीडर की जाती है। उसके बाद बच्चे चाइना का कैपिटल तो हो गया बीजिंग। बीजिंग का ओल्ड नेम क्या था? हमने इसको डिस्कस किया था। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग? द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग वाज पेकिंग। ठीक है। और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम भी हम लोगों ने देखा था। चाइना की स्पेस एजेंसी कौन सी है? सीएनएसए, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी जो है वो, ये चाइना की नेशनल एजेंसी है। उसके बाद चाइना की जो न्यूज एजेंसी है, ये मैं आपको बता दूं, चाइना की जो स्टेट न्यूज एजेंसी है दैट इज सिन्हुआ, ये चाइना की स्टेट एजेंसी है। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बकायदा किस साल स्टार्ट हुए थे? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन बकायदा से 1951 में स्टार्ट हुए। ठीक है, 1951 में स्टार्ट हुए डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे इनके साथ। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट किस साल रिजॉल्व हुआ? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट किस साल रिजॉल्व हुआ? 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो हम एक दर्रा है जिसे हम पास कहते हैं, माउंटेन पास कहते हैं, उस माउंटेन पास का नाम क्या है? उस माउंटेन पास का नाम है खुंजराब पास। ठीक है, खुंजराब पास के जरिए पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलता है, या चाइना जाने का रास्ता हमारा यहाँ से आता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर। अब आपने इसको आंसर को गेस करने की कोशिश करनी है। एयर सियाल किस मुल्क की एयरलाइन है? एयर सियाल जो है वो पाकिस्तान की एयरलाइन है। और ये कराची बेस्ड एयरलाइन है। ठीक है, कराची बेस्ड एयरलाइन है, और इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 9 दिसंबर 2020 में। 9 ऑफ दिसंबर 2020 में जो है वो इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। इसने पहली फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो इसने
2023 में ली थी, जो कि किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जद्दा की तरफ गई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट जो है इसकी मार्च 2023 में हुई है, और किधर गई है? जद्दा, किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जद्दा की तरफ जो है वो ये पहली इंटरनेशनल फ्लाइट इसकी गई है। इसकी जो ओमान की तरफ फ्लाइट्स जाने की सीरीज है वो इस महीने से शुरू हुई है, जून में शुरू हुई है। जून 2023 में इसने दूसरा जो इंटरनेशनल कंट्री पकड़ा है वो है ओमान। अब बच्चे जल्दी से बता दें कि जद्दा किस मुल्क का कैपिटल है? जद्दा है सऊदी अरेबिया का कैपिटल। ओमान का कैपिटल कौन सा है? ओमान का कैपिटल है मस्कत। ठीक है, ओमान का कैपिटल कौन सा है? मस्कत। ओमान की करेंसी कौन सी है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ ओमान? ओमान की करेंसी है रियाल। रियाल जो है वो ओमान की करेंसी है। ओमान क्या पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? जी, ओमान पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो हम समुद्री बॉर्डर इनके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमने किसी जमाने में इनसे जो है वो क्या खरीदी थी? गवादर पोर्ट खरीदी थी 1958 में। 1958 में जो है वो गवादर पोर्ट हमने खरीदी थी। मलिक फिरोज खान नून हमारे उस वक्त वजीर आजम थे। अभी गवादर पोर्ट हमारी कैटेगरी में फॉल कर गई है। अब आगे जितने भी एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मैं इस गवादर पोर्ट से रिलेटेड एक एक चीज आपको याद करवाता जाऊंगा। अब आपने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। 1958 में हमने ओमान से गवादर खरीदी थी, वजीर आजम थे मलिक फिरोज खान नून। उसके बाद ये हमारे सेवंथ प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्हीं के दौर में जो है वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया था, पहला मार्शल लॉ। उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट आ जाता है द नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन। इसका नया नाम पाकिस्तान ने क्या रखा है? इसका नाम है बच्चे पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वो इसका नाम रखा गया है। ये 2020 में जो है वो इसका नाम चेंज किया गया था, और इससे पहले इसका नाम नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन थी। ये एक रशियन प्रपोज प्लान है, जिसमें जो है वो जो चलता है कराची से लेके, ये पाइपलाइन कराची से शुरू होगी और आपके कसूर तक जाएगी। इसकी लेंथ है 1100 किलोमीटर, और इसको जो ऑपरेट करेगी वो रशियन गैसप्रोम, जो रशिया की जो एजेंसी है नेचुरल गैस को जो कंट्रोल करती है, या उनकी जो स्टेट एनर्जी कॉरपोरेशन है वो इसको कंट्रोल करेगी। गैसप्रोम इसका नाम है। और ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट 25 साल तक 25 साल तक जो है वो इसकी ओनरशिप या इसकी ऑपरेटिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो रशिया के पास रहेंगी। 25 साल के बाद ये पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएंगी। बट फिर इमरान खान की हुकूमत आई, और इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो इसमें थोड़ी सी निगोशिएशन की, और निगोशिएशन करने के बाद 74% शेयर जो है वो इसके खरीद लिए, और रिमेनिंग शेयर जो है वो रशिया को दे दिए 26%। और उससे ये हुआ कि इसकी जो 25 साल की शर्त थी कि 25 साल रशिया कंट्रोल करेगा, ये खत्म हो गई, और सारे की सारी ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान के पास आ गई। तो वो जो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में जो एक 25 साल वाला मामला किया गया था वो खत्म हो गया, और ये आप लोगों के जो कायद हैं उनके दौर में जो है ना मामला सही हो गया। अब ये इसका एक तो ओनरशिप तो आ गई, दूसरा पाकिस्तान
नहीं, यूनाइटेड नेशन की जो कुछ यूएस की तरफ से अमेरिका रशियन कंपनीज के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ये सैंक्शन की ब्रैकेट से भी पाकिस्तान बच गया कि सारे का सारा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में रहेगा और रशियन कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर से। उसके बाद बचे आपका नेक्स्ट आ जाता है कश्मीर प्रीमियर लीग। कश्मीर प्रीमियर लीग बेटा किस स्पोर्ट की लीग है जो पाकिस्तान करवाता है? ये क्रिकेट लीग है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको जो है वो स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको स्पॉन्सर करता है। इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो कब हुआ था? इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2021 में। सेकंड एडिशन हुआ था इसका 2022 में। इसका पहला विनर था मीरपुर रॉयल्स, और जो अभी मौजूदा विनर है वो है आपका सॉरी, पहला रावलाकोट था, अभी मीरपुर है। मीरपुर अभी करंट चैंपियन है। मीरपुर करंट चैंपियन है, रावलाकोट पहला चैंपियन था। और ये जो लीग थी इसका इफ्तिताह किया था शहरियार आफरीदी ने। शहरियार आफरीदी उस वक्त किस ओहदे पे थे? शहरियार आफरीदी का जो ओहदा था उस वक्त वो था जी जो कश्मीर की पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके वो चेयरमैन थे। अभी मौजूदा पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन कौन है? शाबाश, अभी मैंने दो एक दिन पहले जो है वो आपको नाम भी लिखवाया है। मखदूम ज़ादा सैयद बासित अहमद सुल्तान। मखदूम ज़ादा सैयद बासित अली सुल्तान साहब जो है वो ये चेयरमैन है अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ कश्मीर के। ठीक है। अब बच्चे मुझे एक जल्दी से लगे हाथ बात हो गई है कश्मीर के ऊपर। इसके अंदर केपीएल में टोटल कितनी टीम्स हैं? केपीएल की टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? केपीएल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीम्स है वो 7 है। 7 टीम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे आपका। अच्छा, ये एक तो होगी ना केपीएल, एक पाकिस्तान सुपर लीग भी है। पाकिस्तान सुपर लीग कौन से साल स्टार्ट हुई थी, किसी को आइडिया है? ये 2015 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, और फर्स्ट एडिशन इसका 2016 में हुआ था। 2016 में इसका पहला एडिशन हुआ था। और इसकी नंबर ऑफ टीम्स कितनी है पीएसएल की? जी, इसकी नंबर ऑफ टीम्स है 6। इसकी करंट चैंपियन टीम कौन सी है? लाहौर कलंदर्स। और रनर अप टीम कौन सी है? इसकी रनर अप टीम कौन सी है? रनर अप टीम है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान जो है वो रनर अप इसकी टीम है। इसमें जो सिक्स्थ टीम है वो कौन से साल ऐड की गई थी? जो मुल्तान सुल्तान है वो टीम कब ऐड की गई थी इसमें? 2018 में मुल्तान सुल्तान को जो है वो ऐड किया गया था इसमें। इनिशियली इसमें 5 टीम थी। और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है पीएसएल का? हु इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ पीएसएल? पीएसएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर है एचपीएल, हबीब बैंक लिमिटेड। ठीक है। एचपीएल जो पाकिस्तान का पहला कमर्शियल बैंक है, ये आपका ऑफिशियल स्पॉन्सर है एचपीएल का। बच्चे इसका पीएसएल का आप जब भी किसी भी चीज को याद करें, स्पेसिफिकली जो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है या स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो उसका लोगो जरूर देखा करें। उसके लोगो में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि उसका स्पॉन्सर कौन है,
उसके ऊपर डायग्राम कौन सी बनी हुई है, कौन कौन सी चीजें हैं, किस कंट्री में हो रहा है, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती है। एग्जामिनर बाजू का लोगों में से भी चीजें उठा लेता है कि इसका पीएसएल जो एचबीएल है, एचबीएल बैंक का या जो लोगो है उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो आपको थोड़ा सा लोगो भी देख लेना चाहिए उसका। उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट आ जाता है हु इज द, अच्छा बच्चे पीसीबी का चेयरमैन कौन है मौजूदा भी? पीसीबी का मौजूदा चेयरमैन कौन है? अभी कोई भी नहीं है? अभी इनका फसाद चल रहा है? अभी इनका फसाद चल रहा है, तो अभी जो है एक्टिंग काम करें। वैसे आपके ख्याल में नजम सेठी वापस आ जाएंगे या फिर ज़का अशरफ लग जाएंगे? आई थिंक ज़का अशरफ की निस्बत नजम सेठी, चाहे पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, नजम सेठी थोड़ा सा समझदार बंदा लगता है, बट ज़का अशरफ के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टी। इनकी फ्लोर मिल भी है ना, कौन सी अशरफ, हाँ, अशरफ फ्लोर मिल है भावलपुर के अंदर इनकी। शुगर मिल है या फ्लोर मिल है इनकी? चले बच्चे वापस आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल पे। अ, पाकिस्तान के करंट चीफ सिलेक्टर कौन है? चीफ सिलेक्टर हारून रशीद जो है वो, हारून रशीद जो है वो करंट चीफ सिलेक्टर है अ, इसके पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ रुयत हलाल कमेटी? रुयत हलाल कमेटी, आरएचसी। जी, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद। अब्दुल खबीर आजाद, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान चले गए हैं बेटा वो। अब्दुल खबीर आजाद जो है वो है आपके करंट चेयरमैन ऑफ रोयत हिलाल कमेटी। रोयत हिलाल कमेटी बेसिकली ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, इसको देखती है। और इस कमेटी का काम क्या है कि इन्होंने नया चांद देखना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इनको नजर नहीं आता, बट ये देखते हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी या सेंट्रल रुयत हिलाल कमेटी इनको हम बोलते हैं। अब इनकी स्टैब्लिशमेंट कौन से साल में थी? ये कमेटी बनी थी 1974 में। और जब से ये कमेटी बनी है तब से लेकर आज तक इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं हुए। मतलब ये अल्लाह के आसरे पे चली जा रही है, कोई नहीं पता कि इसने क्या करना है क्या नहीं करना, जिसके दिल में जो आता है वो करता जाता है। तो ये अभी तक जब से बनी है इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं किए गए। और उसके बाद ये जो कमेटी है इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी रहती हैं, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो मस्जिद कासिम खान से आती है। मस्जिद कासिम खान में कौन जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है? मस्जिद कासिम खान जो पिशावर वाली है, वहां से कंट्रोवर्सी आती है, और वहां से जो कंट्रोवर्सी के रीजन है वो है मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई जो है वो, ये हमेशा से जो है वो इनका इख्तलाफ रहता है रोयत हलाल कमेटी के साथ। इन्हें एक दिन पहले जो है वो चांद नजर आ जाता है और बाकियों को बाद में नजर आता है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में जबरदस्ती इनको जो है वो बाहर के मुल्क भेज दिया था कि आप जाके जरा ईद बाहर जाके मनाएं, आपको चांद पहले नजर आता है तो आप उनके साथ ईद मना लें, तो यहाँ मुल्क के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी और सेक्टेरियन वायलेंस या सेक्टेरियनिज्म को थोड़ा सा कूल डाउन किया जा सके। बट वो एक साल बाद फिर वापस आ गया और उन्होंने अगले साल फिर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। तो ये आपके रोयत हलाल कमेटी के मामला हैं। तो रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन अभी कौन से हैं? मौलवी मुफ्ती, सॉरी, मुफ्ती अब्दुल खबीर आजाद।
उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं वो कौन सी कंपनी है, स्पेस कंपनी, ये स्पेस एजेंसी, स्पेस कंपनी कौन सी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने ये कहा है कि वो 2024 तक किसी ना किसी खातून को चांद पर ले जाएंगे। वो कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है उसने ये कहा है कि हम लोग 2024 तक क्या करेंगे, 2024 तक किसी ना किसी खातून को जो है वो चांद पे ले जाएंगे। अब ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये किस इसको कौन देखता है, ये जेफ बेजोस की कंपनी है। और ये जो मिस्टर जेफ है ये इस कंपनी के अंदर क्या रोल इनका है या इनका इनका रैंक कौन सा है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ये चेयरमैन है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है इस कंपनी के, इस कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ एंडी जेसी हैं। ठीक है, एंडी जेसी जो है वो यहाँ के बच्चे ये अमेरिकन कंपनी है। एंडी जेसी जो है वो इसके अब चेयरमैन और सॉरी इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, चेयरमैन जेफ बेजोस है। अच्छा बच्चे, इसका ये जो अमेजोन कंपनी है ये कौन से साल बनी थी, ये कंपनी बनी थी 1994 में। व्हाट वाज द रियल ओरिजिनल नेम ऑफ अमेजोन, अमेजोन का ओरिजिनल नेम क्या था पहले इसका, इसका ओरिजिनल नेम था कडेब्रा। वो जो एब्रा कडेब्रा था ना, वो वाला कडेब्रा जो है वो इसका ओरिजिनल नेम था, बाद में इसका नाम जो है वो अमेजोन कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर भी देखते रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर है सीटल के अंदर, वाशिंगटन में। मुख्तलिफ कंपनी में सीटल में भी है, वाशिंगटन में भी है, और एक दो जगहों पे और भी है, लेकिन मेजर जो है वो इनका वाशिंगटन और सीटल के अंदर आता है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है पहला कंट्री अरब ममालिक में, फर्स्ट अरब कंट्री जिसने कोल से बिजली पैदा करना शुरू की है 2020 में। बेटा 94 है, 94 है, 94 है। बच्चे रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी, फेसबुक पे अवेलेबल होगी, आपका प्राइवेट ग्रुप होगा वहां पर अवेलेबल होगी। यूएई वाहिद कंट्री है जिस यूएई पहला जो है वो अरब कंट्री है जिसने कोल से बिजली पैदा करना जो है वो शुरू किया, और वो भी इस वजह से क्योंकि इन्होंने कहा है कि यूएई जो है वो छठा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा कोयला या जो है वो वो पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट करता है। तो इन्होंने कहा है कि जी हम जो यूरोपियन यूनियन के और इन्वायरमेंटल एजेंसीज के सेट स्टैंडर्ड्स हैं उससे कम कार्बन एमिशन करेंगे, तो इसलिए हम लोग जो है वो ये कोल से बिजली बनाने जा रहे हैं। ये वाहिद कंट्री है अरब का जिसने जो है वो ये काम शुरू किया है, यूएई ने। यूएई का कैपिटल कौन सा है बच्चे, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी जो है वो यूएई का कैपिटल है। और यूएई की करेंसी कौन सी है, यूएई की करेंसी, तब तो सारे बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स रहते हैं, पता ही होगा। दिरहम जो है वो वहां की करेंसी है, रियाल जो है वो नहीं है वहां की करेंसी, दिरहम करेंसी है। और यूएई की टोटल स्टेट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है यूएई की, 7 स्टेट्स हैं। उसके बाद बच्चे
आ जाते हैं हम लोग। वो कौन सा कंट्री है जिसने कहा है कि 2030 तक, 2020 में उन्होंने प्लेज किया था कि टिल 2020 वो नई पेट्रोल और डीजल कार्स की सेल जो है उसके ऊपर बैन कर देंगे? कौन सा कंट्री है जिसने ये बैन का फैसला किया है कि वो 2030 तक पेट्रोल और डीजल कार के ऊपर जो है वो बैन कर देंगे? नो, इट्स नॉट सऊदी अरेबिया, इट्स यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके ने ये ऐलान किया है कि 2020 में उन्होंने प्लेज किया था कि वो लोग जो नई डीजल कार्स हैं और पेट्रोल कार्स हैं उसको जो है वो बैन कर देंगे अपने मुल्क में सेल के लिए। यूके का कैपिटल कौन सा है? कैपिटल ऑफ यूके इज लंदन। और यूके का जो इस वक्त मोनार्क है उनका नाम क्या है? मोनार्क का नाम क्या है? किंग चार्ल्स। कौन सा, एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर? किंग चार्ल्स थ्री। ठीक है, किंग चार्ल्स थ्री जो है वो अभी मौजूदा मोनार्क है वहां के। और मोस्ट प्रोबेबली इनके बाद जो अगले मोनार्क होंगे वो कौन से होंगे? जी शाबाश। उनके बेटे का नाम क्या है? प्रिंस विलियम्स। प्रिंस विलियम्स, और चार्ल्स फोर नहीं बेटा, प्रिंस विलियम्स। ये काउंटिंग शुरू हो रही है उनकी फैमिली में कि चार्ल्स वन, चार्ल्स टू और चार्ल्स थ्री। प्रिंस विलियम्स जो है वो अ, इनके बेटे जो है वो पॉसिबली वो जो है वो नेक्स्ट मोनार्क बनेंगे। और ये जो किंग चार्ल्स हैं, इनकी वालिदा का नाम क्या है? इनकी वालिदा का नाम है क्वीन एलिजाबेथ टू। क्वीन एलिजाबेथ टू जो है उनकी वफात किस साल हुई थी? उनकी वफात 8 सितंबर 2022 को जो है वो उनकी वफात हुई थी। और इंसानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लंबा रूल करने वाली जो कोई भी मुनार्क है, मर्दों में या औरतों में, सबसे ज्यादा यही है। फीमेल में तो वेरीफाइड है, ब्रिटिश हिस्ट्री में भी वेरीफाइड है, ओवरऑल भी कोई भी ऐसा वो नहीं है मुनार्क जिसने इतना लंबा जो है वो रूल किया हो। अच्छा, 70 ईयर्स पे जो है वो एक वो भी मनाई जाती है, जुबली भी मनाई जाती है, उसका नाम क्या है? प्लाटिनम जुबली। ये वाहिद मुनार्क हैं जिन्होंने अपनी प्लाटिनम जुबली जो है वो मनाई है, और कोई ऐसा अभी तक ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसने प्लाटिनम जुबली मनाई हो। क्वीन एलिजाबेथ टू जो है वो इन्होंने जो है वो मनाई थी। अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी वो किसकी वो थी, कंटेम्परेरी थी? कौन से मुगल बादशाह की हम दौर थी? मतलब उनका दौर और उस मुगल बादशाह का दौर बराबर था, साथ साथ चल रहे थे। मुगल बादशाह अकबर। अकबर जो है उनकी ये हम जमाना थी क्वीन एलिजाबेथ वन। और अकबर कहाँ पर पैदा हुआ था भला? अकबर पैदा हुआ था उमरकोट में। उमरकोट में सिंध में, हिंदू पाकिस्तान के अंदर दो मुगल बादशाह पैदा हुए हैं। कौन से मुगल बादशाह जो पाकिस्तान में पैदा हुए? एक तो अकबर हो गया, दूसरा दूसरा शाहजहां। शाहजहां जो कि लाहौर के किले में पैदा हुआ था, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। ये दो मुगल बादशाह हैं। एक मुगल बादशाह की कब्र, बड़ा फेमस मुगल बादशाह, उसकी कब्र भी पाकिस्तान के अंदर है, क्या नाम है उसका? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा शाहदरा में लाहौर के अंदर है। अब ये जो शाहदरा है इसका लफ्जी मतलब क्या है? शाहदरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बादशाहों का दरवाजा या द गेट ऑफ किंग्स। द गेट ऑफ किंग्स जो है वो इसको बोला जाता है। उसके बाद बच्चे ये जो वापिस आ जाते हैं, अकबर लंबा हो जाएगा। अकबर के सिर्फ फादर का नाम बता दें।
हु वाज द फादर ऑफ अकबर? हुमायूं। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर। टोटल नंबर ऑफ मुगल किंग्स कितने थे भला आपको पता है? टोटल नंबर ऑफ मुगल किंग्स, टोटल नंबर ऑफ मुगल किंग्स वर 19, 19 मुगल एम्परर्स थे। पहला था बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और शिकस्त देकर खुद हिंदुस्तान के तख्त पर आकर बैठ गया। एंड द सेकंड वन वाज, लास्ट वन वाज बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर या दो नंबर बहादुर शाह जफर। उस बहादुर शाह जफर दोम या बहादुर शाह जफर टू या बहादुर शाह जफर, जो मर्जी आप कह दे, बहादुर शाह जफर जो है ना, वो आपका लास्ट मुगल रूलर था। बच्चे इससे पहले भी बहादुर शाह जफर अव्वल भी थे, तो उनका नाम भी बहादुर शाह जफर था, तो इसलिए जो है वो ये लगे हुए थे। अच्छा, आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट देनी है, जिसका जवाब आप लोगों ने मुझे बताना है। असाइनमेंट ये है कि ये जो बहादुर शाह जफर वन, क्वीन एलिजाबेथ वन, किंग चार्ल्स थ्री, टू, ये जो थ्री टू है, ये किस चीज को, ये जो थ्री है, ये टू है, किस चीज को डिनोट करता है? जी, बहादुर शाह जफर वन भी था। ये थ्री टू वन फोर, ये किस चीज को जो है वो शो करता है? बहावलपुर के जो नवाब थे, वो उनके नामों के साथ भी अव्वल, दोम, सोम, पंजुम यूं लगा हुआ है। तो ये जो आपने बताना है कि ये जो नंबर है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जनरेशन को करता है, ये आप लोगों ने बताना है। नॉर्मली जनरेशन को नहीं करता, इसको देख के आपने बताना है कि किस चीज को करता है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट हम लोग। हाउ मैनी गल्फ कंट्रीज या अरब लीग के कितने ममालिक ने एक्सेप्ट किया हुआ इसराइल को? अरब लीग के 6 ममालिक ने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है इसराइल को। अरब लीग बेसिकली क्या है? अरब लीग एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब ममालिक की, जिसमें अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं और आपके मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया जिसे हम कह सकते हैं, वो इसमें शामिल है। ये 22 ममालिक का जो है वो एक ग्रुप है। 22 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो उस वक्त इसके जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो इनिशियली इसके 6 मेंबर कंट्रीज थे और आज इसके 22 मेंबर कंट्रीज हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1945 में। 1945 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर था कायरो में, अभी भी कायरो के अंदर ही है। सबसे पहला मुल्क जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन में से एक्सेप्ट किया इसराइल को, वो था आपका, कौन सा मुल्क है? वो था इजिप्ट। इजिप्ट वो कंट्री है जिसने जो है वो क्या किया था, सबसे पहले इसराइल को जो है वो एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद 1979 में जो है वो इसने कैंप डेविड अकॉर्ड के अंदर, कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था एक, उसके अंदर इसराइल को इसने एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक्त इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? जी जी, जीसीसी अलग है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके 6-7 मेंबर है हार्डली। ये और कंट्री है और ऑर्गेनाइजेशन है। कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था 1979 में, जिसमें इजिप्ट ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक्त इनके प्रेसिडेंट का नाम था जमाल अब्दुल नासिर। नहीं, एक मिनट, जमाल अब्दुल नासिर नहीं था, क्या नाम था इनके, मेरे जेहन से निकल गया। किसी के जेहन में है नाम? वो फर्स्ट अनवर सादात, अनवर सादात उनका नाम था। जमाल अब्दुल नासिर तो दूसरे हैं ना, वो मतलब ना वो स्विस कैनाल क्राइसिस वाले। अनवर सादात ये पहले मुसलमान बने जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 में, और इसी वजह से मिला था कि इन्होंने क्या किया था, इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। जब इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया, तो फिर बाकी मुस्लिम ममालिक ने
ये जो अरब लीग के थे, इन्होंने इसका बॉयकॉट कर दिया और यहाँ से हेडक्वार्टर को मराकश शिफ्ट कर दिया, ट्यूनिशिया में, ट्यूनिस के अंदर जो है वो, सॉरी, इसको ट्यूनिस में शिफ्ट कर दिया, मराकश में नहीं, ट्यूनिस में शिफ्ट कर दिया। इसका बाइकआउट किया और ये बाइकआउट तकरीबन 10 साल तक चलता रहा। 10 साल के बाद इनकी गैरत मर गई और इन्होंने इजिप्ट को माफ कर दिया और फिर 1989 में दोबारा से कैपिटल कायरो में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा मुल्क कौन सा है जिसने एक्सेप्ट किया था इसराइल को? सेकंड कंट्री विच रिकॉग्नाइज्ड इसराइल। जॉर्डन। जॉर्डन ने 1994 में इसराइल को एक्सेप्ट किया और ये मुस्लिम दुनिया का मतलब ये वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की हुकूमत है। बनु हाशिम की हुकूमत अगर अरब ममालिक में या मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी अगर कायम है, वैसे तो हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो जॉर्डन वो मुल्क है जहां पर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की हुकूमत है, बनु हाशिम की हुकूमत है। जॉर्डन जिसका कैपिटल है अमान। अमान, यहाँ पर वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी पाया जाता है। क्या नाम है उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड का? उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम है पेट्रा। पेट्रा जो है वो, ये आपको जॉर्डन में मिलता है। अब जॉर्डन की करेंसी कौन सी बेटा, ये भी बता दो। लगे हाथ, जब जो एक चीज को शुरू कर लेना फिर उसको सारा कुछ देख लें उसका। जॉर्डन की करेंसी है दिनार। इसकी करेंसी है दिनार। और अब बच्चे ये बता दें कि मोस्ट रिसेंट कंट्रीज जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया वो कौन से हैं? मोस्ट रिसेंट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज इसराइल, उनमें आपके यूएई, बहरेन, मोरक्को एंड सूडान। ये मिला के 6 मुल्क अब आपके बन जाते हैं जिन्होंने जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। टोटल 6 कंट्रीज मुस्लिम हैं अरब लीग के जिन्होंने जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब असाइनमेंट नंबर 2 आप नोट कर लें। द सेकंड असाइनमेंट ये है कि आपने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है। मुस्लिम कंट्रीज टोटल कितने हैं जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है? ये असाइनमेंट नंबर 2 होगी आपकी। तो ये बच्चे आपका हो गया अरब लीग के, अरब लीग से रिलेटेड। अरब लीग ने किस साल कायरो को शिफ्ट किया था इसराइल से, इजिप्ट से? 1979 में। अच्छा बच्चे, फर्स्ट मुस्लिम जो है वो अनवर सादात है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जिसे नोबल पीस प्राइज मिला था, क्या नाम था उनका? उनका नाम डॉक्टर मलाला यूसुफजई साहिबा है। ठीक है, डॉक्टर मलाला यूसुफजई साहिबा को 10 अक्टूबर 2014 को जो है वो ये नोबल प्राइज मिला था। शी इज द यंगेस्ट नोबल प्राइज रेसिपिएंट इन द वर्ल्ड व्हेन शी रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज। हर एज दैट टाइम वाज 17 ईयर्स। सिर्फ 17 ईयर्स थी इनकी एज। पहले पाकिस्तानी जिनको नोबल प्राइज मिला था उनका नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट पाकिस्तानी है जिन्हें जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। और कौन से सब्जेक्ट में मिला था? फिजिक्स में मिला था। इनको फिजिक्स के अंदर मिला था। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान में किस शहर से ताल्लुक रखते थे? इनका ताल्लुक पाकिस्तान में किस शहर से था? इनका ताल्लुक झंग से था। ठीक है, झंग जो कि हीर का शहर है, वहां से इनका ताल्लुक था। और इनकी वफात कौन से साल में हुई थी? इनकी वफात हुई थी 1996 में। अच्छा, ये कादियानी मजहब से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, मुसलमान नहीं थे, बट हमें मुनाफकत कराई जाती है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता है कि जी पहला मुसलमान, वैसे हम कादियानियों को कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन मुस्लिम मानते हैं, लेकिन हमारी बुक्स में लिखा जाता है कि पहला मुसलमान साइंसदान जिसको नोबेल प्राइज मिला था अब डॉक्टर अब्दुल सलाम है। तो ये मुसलमान नहीं थे, ये कादियानी थे। ये बात क्लियर कर लें। एंड सेकेंडली,
वापस आ जाते हैं बच्चे। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है, कौन सा कंट्री है जिसने अपना आर्टिफिशियल सन जो है वो बना लिया है, या उस पर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल सन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? चाइना। चाइना एक अदद ऐसा कंट्री है जो कि अपने आर्टिफिशियल सन के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, और उस आर्टिफिशियल सन की जो हीट है वो सूरज की हीट से 5 टाइम्स मोर है। 500 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा हीट पैदा करता है वो, सूरज से ज्यादा। तो ये चाइना ने जो है वो तजर्बा कर लिया है, और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे आ जाता है आपका, ये 2020 में हुआ था। हम्म, 2030 की एशियन गेम्स कौन सा मुसलमान मुल्क जो है वो होस्ट करेगा? 2030 की जो एशियन गेम्स हैं उसे कौन सा मुसलमान मुल्क होस्ट करेगा? उसे कतर जो है वो होस्ट करेगा। पाकिस्तान को किधर से मिलनी है? पाकिस्तान को एक चैंपियन एशिया कप मिल गया, वो नहीं होने दे रहे, तो एशियन गेम्स तो बड़ी दूर की बात है। कतर में होगी, कतर के अंदर भी दोहा सिटी इसको होस्ट करेगा, जो कि कतर का कैपिटल है। एशियन गेम्स ऑफिशियली स्टार्ट कौन से साल में हुई थी? एशियन गेम्स स्टार्ट हुई थी 1951 में, और इसका पहला एडिशन हिंदुस्तान में हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। ये न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। एशियन गेम्स कितने साल के बाद होती हैं? एशियन गेम्स ऑफिशियली 4 साल के बाद होती हैं। ठीक है, 4 साल के बाद में होती हैं। 2022 का एडिशन चाइना में हुआ था। 2026 का एडिशन जापान में होगा। और 2030 का कहां पर होना है? 2030 का एडिशन आपके कतर यानी के दोहा में होगा। ठीक है, ये आपने एक सीरीज याद रखनी है। एशियन, ये जो आपकी एशियन गेम्स है, इसको एब्रीविएशन भी किया जाता है, इसको एशियाड भी बोला जाता है। ठीक है, इसको जो है वो एशियाड भी बोला जाता है। 1978 तक, सिंस 1978 ये गेम्स या इसको ये गेम को रेगुलेट करता था एशियन गेम्स फेडरेशन, एजीएफ इसको जो है वो करता था। उसके बाद अब 1981 से 82 से सॉरी, इसको जो है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए इसको कंट्रोल करता है। 1982 के बाद से इसको ओसीए कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दुनिया ओलंपिक गेम्स के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है। ठीक है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है। सबसे बड़ा कौन सा था बच्चे? 1978 में खत्म होगी, उसी के बीच में जो है वो ये आपके आगे थे, ये क्या कहते हैं इसको, ओसीए आ गई थी। और ओसीए ने पहला इवेंट जो रिकॉग्नाइज करवाया था वो इसी ने करवाया था 1982 में। तो ये 1978 में ही कन्वर्ट हो गई थी ओसीए में, बट वो पहला इवेंट जो उसने कंडक्ट किया वो 1982 में किया था। पहली ओलंपिक्स है, दूसरा बड़ा इवेंट जो है वो आपका एशियन गेम्स है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होगी थी या हुई थी, वो कहां पर हुई थी या होनी थी? प्लान कहां पर किया गया था? वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल जनवरी के मंथ में स्विट्जरलैंड के अंदर मिलते हैं, जिनीवा के अंदर। फिर आगे उसकी कैंटन आ जाती है, डेवोस आ जाती है, फिर और चीजें आ जाती हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2021 की मीटिंग थी, ये प्लान कहां पर हुई थी? ये सिंगापुर में हुई थी। और रीजन क्या थी इसके, स्विट्जरलैंड से इसको शिफ्ट करने के सिंगापुर में? कोविड 19।
स्प्रेड ऑफ कोविड-19 जो है उसकी वजह से इसको सिंगापुर में शिफ्ट किया गया। सिंगापुर का कैपिटल कौन सा है? विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर? इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर का करेंसी कौन सी है सिंगापुर की? सिंगापुर की करेंसी जो है वो डॉलर है। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, आपकी आ जाती पाकिस्तान उलिमा काउंसिल के चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान उलिमा काउंसिल के चेयरमैन बड़े खतरनाक बंदे हैं, वो हर किसी के साथ बैठ जाते हैं। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब जो है, ये पाकिस्तान उलिमा काउंसिल के जो है वो चेयरमैन है। ये जो पाकिस्तान उलिमा काउंसिल है, ये कौन से साल स्टैब्लिश की गई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990। अब इसका मकसद क्या था? ये बेसिकली एक क्रिश्चियन लड़की थी, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा था कि उसने तौहीन रिसालत की है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये इदारा बनाया गया था, पाकिस्तान उलमा काउंसिल। इसकी फंडामेंटल रीजन ये थी कि इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट किया जाए, बैनुल मज़ाहिब जो एक हमआहंगी है, मोहब्बत है, उसको बरकरार रखा जाए, सेक्टेरियनिज्म को कंट्रोल किया जाए, और लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने की जो है वो तलकीन की जाए। इनके ताल्लुकात क्रिश्चियंस के साथ भी हैं, सिखों के साथ भी हैं, और तमाम जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं। ये उनको सपोर्ट करती हैं। इवन 2020 में एक हिंदू टेंपल का जो है वो, याद होगा आपको कि इस्लामाबाद में एक इशू क्रिएट हुआ था कि हिंदू टेंपल बनना है इस्लामाबाद में, तो और बनने नहीं दिया जा रहा था हमारे कुछ मजहबी स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से, कुछ रिलीजियस क्लैरिक्स की तरफ से। तो पाकिस्तान उलमा काउंसिल जो है, इन्होंने फिर बयानिया दिया था कि हिंदुओं का ये राइट है कि वो अपनी इबादत गाह, अपना मंदिर जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। कहाँ पर? इस्लामाबाद में। तो ये बेसिकली पाकिस्तान उलमा काउंसिल, इसका मकसद ही, इसका जो रैशनल था बनाने का, वो यही था कि ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को जो है वो प्रमोट करे। ठीक है, तो मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब जो है वो इसके चेयरमैन हैं। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स सिटी 2020 में प्लान किया गया था कि एक सूबे में बनाया जाएगा। वो कौन से सूबे में बनाया जाएगा? केपीके में बनाया जाएगा, पिशावर के अंदर जो है वो इसको बनाया जाएगा। केपीके का नाम प्रीवियस क्या था? प्रीवियस नाम इसका क्या है केपीके का? एनडब्ल्यूएफपी। कौन से साल इसका नाम चेंज किया गया था? इसका नाम 18वीं तरमीम में, 18th अमेंडमेंट के अंदर 2010 में जो है वो तब्दील किया गया था, खैबर पख्तूनख्वा। एक और हमारे प्रोविजनल प्रोविंस है गिलगित बल्तिस्तान, इसका नाम भी तब्दील किया गया था। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? इसका पुराना नाम क्या था जिसको तब्दील करके जो है वो रखा गया? इसका पुराना नाम था नदरन एरियाज। नदरन एरियाज शिफ्ट करके इसको गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कहा गया। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं जी, एलिफेंट। दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट एलिफेंट किसको कहा गया? सबसे तन्हा एलिफेंट। ये कवान इसको कहा गया। अच्छा, ये मेल एलिफेंट था या फीमेल एलिफेंट था? ये मेल एलिफेंट था। ये मेल एलिफेंट था। और ये पाकिस्तान को कौन से मुल्क ने तोहफे में दिया था? पाकिस्तान को श्रीलंका ने दिया था। श्रीलंका ने दिया था। कौन से साल में दिया था? 1985 में, जब जियाउल हक की हुकूमत थी, जियाउल हक को दिया था।
ये 1 साल का था तब। इसको उन्होंने उठा के पाकिस्तान के हवाले कर दिया और तब से इसकी बेचारे की बुरी किस्मत शुरू होगी। ये कौन से शहर में था? ये था आपके दारुल हुकूमत, द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जो बड़ा ही बदनाम ज़माना जो है वो ये चिड़ियाघर है। इसको लोनली इसलिए क्या कहा जाता है, या लोनलीएस्ट इसलिए कहा जाता है कि इसकी एक सहेली थी। उसका उस एलिफेंट का नाम ही सहेली था। वो इसके साथ 22 साल इसके साथ रही है। 22 साल के बाद वो मर गई 2012 में। जब ये 2012 में मर गई तो ये बेचारा फिर अकेला-अकेला महसूस करने लगा और ये बेचारा बड़ा ही तन्हा रहने लगा। और फिर ये 2015 में एनिमल राइट एक्टिविस्ट की नज़र में आने लग गया। और फिर एक म्यूजिशियन है शेर, इन्होंने जो है वो इन्हें गॉडेस ऑफ पॉप भी कहा जाता है। इन्होंने जो है वो फिर इसका केस लड़ा और केस लड़ने के बाद 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लान-तान की हुकूमत पंजाब, हुकूमत इस्लामाबाद की, हुकूमत पाकिस्तान की, और कहा कि इसको जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जाए। कहाँ पर? कंबोडिया में। जहाँ पर एलिफेंट सेंचुरी है, इसे वहाँ पर जाके रहने दिया जाए, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा। तो और कोई दोस्त सहेलियाँ बनाएगा तो खुश रहेगा और अपनी बच जाएगा, वरना पाकिस्तान में रहेगा तो ये मर जाएगा। तो इसको कंबोडिया जो है वो शिफ्ट किया गया। फिर यही जो सिंगर है शायद, इन्होंने जो है वो फिर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई इसके ऊपर। द ना उसका डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? शेर एंड द लोनलीएस्ट एलिफेंट। डॉक्यूमेंट्री का नाम था शेर एंड द लोनलीएस्ट एलिफेंट। ये इन्होंने बनाई थी, पैरामाउंट पिक्चर्स इस कंपनी ने इसको सपोर्ट किया था इसको बनाने में। तो पैरामाउंट ने जो है वो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो ये लोनलीएस्ट एलिफेंट कहलाती है आपकी कवान, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग मार्च 5B। ये रॉकेट किस मुल्क का है? किस मुल्क ने लॉन्च किया था लॉन्ग मार्च रॉकेट? चाइना ने। चाइना ने लॉन्च किया था। और आगे आ जाते हैं। वो एक कौन सा डेवलप्ड कंट्री है जिसने कहा है कि 2050 तक जीरो कार्बन इमिशन वो हासिल कर लेगा? उसने वादा किया है कि हम इतनी कर लेंगे। जापान, चाइना, यूके, यूएस, कौन है? जापान। जापान ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग 2050 तक जीरो कार्बन इमिशन का जो स्टेटस है उसको हासिल कर लेंगे। ये जो जापान है, जापान के वजीर आजम का नाम क्या है? फ्यूमियो किशिदा। फ्यूमियो किशिदा जो है वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये लास्ट ईयर ही जापान के प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन भी हुई थी। ओल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। उनका नाम क्या है? जिनकी लास्ट ईयर असैसिनेशन हुई थी, उनका नाम था शिंजो अबे। शिंजो अबे जो है वो उनका नाम था। वो बेचारे लास्ट ईयर जो है वो वफात पा गए, उनकी असैसिनेशन हो गई थी नाडा सिटी में। अच्छा बच्चे, एम्परर ऑफ जापान कौन है? जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो पता है, एम्परर कौन है जापान के? नारोहितो। नारोहितो जो है वो जापान के एम्परर हैं। अच्छा, वर्ल्ड वार 2 में इन्हीं के ऊपर जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए थे। तो उस वक्त जापान के एम्परर कौन थे? जब न्यूक्लियर वर्ल्ड वार 2 हो रही थी तो उस वक्त जापान के एम्परर कौन थे? फिर हितो जो है वो ये जापान के एम्परर थे इन 1945।
इसके बाद बच्चे आगे आ जाते हैं, जो बाइडन, जो कि ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, 46th प्रेसिडेंट हैं, उनका ताल्लुक किस स्टेट से है, किस स्टेट से आते हैं वो, या वो नेटिव किस स्टेट के हैं? पेंसिल्वेनिया के। पेंसिल्वेनिया जो है, वहां से इनका ताल्लुक है, ये नेटिव वहां के हैं। जो बाइडन जो है, इनका नंबर है 46 प्रेसिडेंट। इनके साथ जो पहली वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, कैमिला हैरिस, उनका नंबर कौन सा है? 49th रैंक है उनका, 49th रैंक है कैमिला हैरिस का। कैमिला हैरिस और जो बाइडन की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है डेमोक्रेट्स। ठीक है, डेमोक्रेट्स उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। अच्छा, जो बाइडन किसी के वो भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के, क्या नाम है उसका? बराक ओबामा। बराक ओबामा के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और बराक ओबामा का नंबर कौन सा था प्रेसिडेंटशिप में? 44th प्रेसिडेंट थे। और उनका ताल्लुक किस पार्टी से था? वो भी डेमोक्रेट से थे। अमेरिका में एक शख्स मैक्सिमम कितनी टर्म्स के लिए जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है? मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और अमेरिका की कौन सी अमेंडमेंट के अंदर ये फैसला किया गया था कि 2 टर्म्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी? 22nd अमेंडमेंट के अंदर ये लिमिटेशन लगाई गई थी कि आप 2 दफा से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सबसे ज्यादा दफा, 2 दफा से ज्यादा बने, जाहिर सी बात है। हाँ जी, 2 टर्म से मीन 2 दफा सदर बन सकते हैं। सबसे ज्यादा दफा सदर बनने वाला शख्स कौन सा है? वही शख्स जिसने यूनाइटेड नेशन का नाम रेफर किया था। वही शख्स जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में। वही शख्स जिसने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकाला था। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 के बीच का एक पीरियड था, जिसमें इकोनॉमिक रिसेशन आया था अमेरिका में। तो उसको निकालने में इसने, एफ डी रोजवेल्ट ने जो है वो बड़ा किरदार अदा किया था। ठीक है बच्चे, इसको यहीं पे रोकते हैं। आई होप